चलो चलो फ्रेंड्स, लाओ अभी अपना डस्टर और मार्कर लाओ। सो आज हम सीखेंगे टीचिंग स्किल। कौन सा सब्जेक्ट? टीचिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाने से शुरू करके बड़े बड़े जो प्रोफेशनल होते हैं उनको भी पढ़ाया जा सकता है, वो भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। तो टीचिंग स्किल क्या है, कैसे लोगों को पढ़ाते हैं, वो एक स्किल है। और वो स्किल के आज कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। आपके जो हाथ है, कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, पढ़ाते वक्त ऐसे रखते हैं हाथ, पीछे ऐसे बांध देते हैं, ऐसे करते हैं, जेब में भी रखते हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं करना है। आपके हाथ हाथ की जो मूवमेंट है वो कैसे होनी चाहिए? हाथ की मूवमेंट, हाथ फ्री होने चाहिए, बांधे हुए नहीं चाहिए। आपका आई कांटेक्ट है, यहां से लेके यहां तक हर छात्र पर आपका आई कांटेक्ट जाना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप जब बोर्ड पे लिखते हो या बोर्ड से कुछ मिटाते हो तो कभी पूरा उल्टा नहीं होके खड़ा रहना है। पीठ कभी ऑडियंस को दिखानी, ये स्किल लाइफ टाइम याद रखना है आपको। क्योंकि क्या क्या होता है पता है, आप तो छोटे हो, बड़े बच्चे तो क्या करते हैं, टीचर के पीछे कमेंट करते हैं, होता है ना। तो आपको क्या करना है, कभी बैक साइड कभी स्टूडेंट को दिखाना नहीं है। आपको इधर ऐसे करना है, साइड में खड़े रह के ऐसे ऐसे ऐसे। इतना हो जाए तो वो साइड में जाके फिर बातें करते करते ऐसे ऐसे। तो कभी हमारा बैक स्टूडेंट को दिखाना नहीं है, वरना आपको पता है कमेंट कैसी होती है। आप करते होंगे स्कूल में, करो छो ना। दूसरी बात ये हो गया, बोर्ड कैसे इरेज करना है। लिखना कैसे है वो भी ध्यान में। तूने क्या किया मिस्टेक, अभी पूरा पीछे उल्टा होके लिखा है, ऐसा नहीं लिखना है। ऐसे क्रॉस में रखना है अपने आप को, और ऐसे लिखना है, बातें करते करते, समझाते समझाते। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, चलो आज हम सीखेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है इज, एम, आर। ये उनको बताना है। ओके, तो देखो मैंने कभी अपने आप को पूरा पीछे फोल्ड नहीं किया। मैंने क्या कि आपको मेरा चेहरा भी दिखा, एट द सेम टाइम क्या हुआ, सब्जेक्ट भी मैंने आपको बताया। दूसरी बात, इससे आगे बढ़ते हुए, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ाते हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर का हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को पहले आपको ब्रीफ करना होता है। क्या करना होता है? ब्रीफ का मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन, ओवरव्यू, ओवरऑल कि वो आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, उसका बेनिफिट क्या है, उससे आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, और वो पढ़ाने का पर्पस क्या है, इतना बताओगे। उसके बाद आपको पढ़ाना शुरू करना है। क्या करना है? सीधा आके यहाँ पे बोर्ड पे आपने पूरा बोर्ड भर दिया, पूरा लिख दिया, उसके बाद बोले देखो ये है, ये लिख दो, गेम ओवर। स्कूल में टीचर्स कभी कभार ऐसा करते हैं, बहुत लिखवाते हैं। हाँ, मैं नहीं बोल सकता ऐसा, बहुत सारी बार लिखवाते हैं, रट्टा मार के आओ, यही पूछा जाएगा, गेम इज ओवर। तो ज्यादातर स्कूलों में क्या होता है, पढ़ाने की केवल और केवल प्रोसेस होती है। स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर स्टैंडर्ड 12 डिग्री आ गई, बात खत्म। लेकिन क्या पढ़ा, कुछ याद नहीं। क्या फ्यूचर में काम में आने वाला है, जॉब में, ऑफिस में, कहीं भी, आई डोंट नो। तो जब जब गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट डाले हैं आपके सिलेबस में, चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड हो, तो उसके पीछे कुछ वजह होती है। आपको जब इतना सारा अलग अलग प्रकार का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, एसएस हो, साइंस हो, मैथ्स हो, तो फालतू का तो है नहीं। उसके पीछे एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, एजुकेशनल प्रोफेशनल जो होते हैं, उनका कुछ विजन होता है और पर्पस होता है। अभी स्टैंडर्ड 10th में पढ़ने वाले बच्चों को सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो सब नहीं आता है। आता है, बहुत सारे छात्रों को नहीं आता। आप 12वीं कक्षा खत्म करके जब बाहर जाओगे जॉब के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट को वो नहीं पता कि हमारी हिस्ट्री क्या है, ब्रिटिशर्स कब आए थे, क्यों यहाँ पे रूल किया था, उनके पहले कौन आया था, उनके पहले क्या था। ये सब कॉमन सेंस बेसिक नॉलेज है जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है। आप खाते कैसे हो, डाइजेस्ट कैसे होता है, पूरा बॉडी हमारा क्या है, कैसे वर्क करता है, ओवरऑल आपको साइंस में पढ़ाया जाता है। जब जब
स्टूडेंट की एज चेंज होती है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, ओवरऑल थिंकिंग में क्या चेंजेस आते हैं, वो सब सिखाया जाता है साइकोलॉजी में या साइंस में। मैथ्स, गणित जिसको हम बोलते हैं, क्या क्या कब कब हमारा लाइफ में यूज होता है, वो भी आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर स्टैंडर्ड 9 तक 10 तक पढ़ाया जाता है। तो ये ऐसे ही सिखाया नहीं जाता। तो ये मैंने बीच में सब्जेक्ट क्यों लिया कि कोई भी टॉपिक जब आप बच्चों को पढ़ाओ उसके बारे में 2 या 3 बातें करनी है। पहला तो वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, दूसरा वो पढ़ाने का पर्पस क्या है, और तीसरा उसका बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या है। अभी इसमें एक और चीज ध्यान में रखनी है, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ाओ तो केवल और केवल भाषण देके उसको छोड़ देना नहीं है। आपको 40% या 50% पढ़ाना है यहाँ पर, और बाकी जो है वो किसको इन्वॉल्वमेंट किसका लेना है, पब्लिक का, मतलब स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये इज एम आर मैंने समझा दिया। ओके, इज एम आर का मतलब क्या होता है, लेट अस मूव अहेड। इज एम आर का मतलब होता है होना। किसका होना, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टू बी फॉर्म। टू बी मतलब होना, किसका होना, वस्तु, व्यक्ति, स्थल या एरिया और प्राणी, ये 4 चीजों का होना, इसको क्या बोलते हैं, इज एम आर। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, मैंने लिखा आई एम राकेश, इसका मीनिंग क्या निकलता है, मैं राकेश हूं। और जब जब एम आता है तो एम व्यक्ति खुद के लिए ही लगाता है। तो मैं राकेश हूं, तो मेरा होना, यहां पे देखो टू भी है, होना, मेरा होना, मैं राकेश हूं। दिस इज अ पेन, तो यह पेन है। तो यहां पे देखो दिस मैं लिख देता हूं, दिस इज अ पेन, तो यहां पे इज आया। तो यह पेन का होना, यह एक पेन है। तो इंग्लिश का सबसे बेसिक सब्जेक्ट और सबसे बेसिक कंसेप्ट है, ये सबको आना चाहिए। इज एम आर का मतलब क्या होता है, होना। और इसमें कुछ रूल्स है, जो रूल्स बाय डिफॉल्ट है, वो जो सब्जेक्ट, ये जो लैंग्वेज जो लोग बनाते हैं उनके रूल डिसाइड करते हैं, उन्होंने वो रूल रखा है कि आई के बाद कभी भी आर नहीं आता, आई के साथ क्या आएगा, एम। अभी एक मैं दूसरा लिखता हूं, दे आर, क्या लिखा है मैंने, दे आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आर आ गया, वे छात्र है। अभी धे के बाद कभी इज नहीं आएगा। ओके, तो ये एक रूल है, प्लूरल और सिंगुलर। सिंगुलर बोले तो एक वचन, प्लूरल बोले तो एक से ज्यादा, जो जिसको हम बहुवचन बोलते हैं। तो बहुवचन के लिए अलग वर्ड है और एक वचन के लिए भी अलग वर्ड है। तो ऐसे आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे आपको ड्रॉ करके ऐसे, चाहे डायग्राम हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे कुछ ना कुछ आप यहाँ पे लिखते हो एक्सप्लेन करने के। तो इतने करने के बाद बाकी का काम किसको देना है, एक्टिविटी करने के लिए स्टूडेंट, नॉट पब्लिक। स्टूडेंट पढ़ते, पब्लिक थोड़ी पढ़ती है। तो अनलेस एंड until they will not try by their own self, they won't be able to understand the whole concept। तो उनको बोलना है कि चलो अभी हमने यहाँ पे ये सीखा, आप खुद से 4-5 सेंटेंस बनाओ। तो क्या करेंगे, वो लिखेंगे। कुछ छात्र तो नोट पेन लेके आते ही नहीं है, कॉलेज स्कूल में होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो होते हैं वो लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिन के कुछ स्टूडेंट होते हैं और हमारा थोड़ा डर रहता है, जाकर जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उनको ये टास्क देना है कि आप लिखो, तो खुद से कोशिश करेंगे, अदरवाइज दे विल सिट आइडियली, ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो आप जब पढ़ाओ, ये मैं आपको अभी क्या समझा रहा हूं, आर्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या है, एक आर्ट है। इसमें ध्यान क्या रखना है, मैंने 3 बात आपको बताई। पहला तो आप क्या पढ़ा रहे हो और क्यों पढ़ा रहे हो, 2 चीज। तीसरा मैंने क्या बोला, उसके पीछे की वजह, पर्पस। उसके बाद उसका बेनिफिट, फायदा। इंट्रोडक्शन तो पहले ही आ जाता है कि ये क्या है ओवरऑल। अभी इसमें कुछ बातें और ध्यान में रखनी है, चाहे आप टीचिंग लाइन में हो, चाहे आप बड़े हो के कोई भी लाइन में आगे जाओ, चाहे आप घर में एक्टिविटी करो, खेलो, छोटे बच्चों के साथ खेलो, लाइफ टाइम कुछ ऐसी बातें होती है
जो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। सभी लोगों का लर्निंग कैपेसिटी मतलब पढ़ाई करने का, याद रखने का तरीका अलग अलग होता है। अभी आप 5 6 7 लोग यहाँ पे बैठे हो, तो क्या सभी लोगों को ये कंसेप्ट एक साथ समान रूप से समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट जो है उनको कम समझ में आएगा, क्योंकि उनका फाउंडेशन बेस कैसा है, उनका पसंदीदा सब्जेक्ट ये है या नहीं है, उनको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है, चाहे वो लेफ्ट ब्रेनी है या राइट ब्रेनी है। अगर जब तक उनको वो पता नहीं है तब तक समझ में नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पर जो लिखा है उससे आगे उनका दिमाग दौड़ेगा कि हाँ हाँ इससे आगे तो ये आ सकता है, क्योंकि उनको ये ज्यादा पसंदीदा उनका ये सब्जेक्ट रहता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हर छात्र को ध्यान में रखते हुए आपको समझाना है। मतलब कोई भी एक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए नहीं कि इसको सब आता है तो इसी के ऊपर फोकस करो और ये जो बोल रही है जो बोल रहा है वही लिखो वही समझाओ, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आपको लोगों को पूछना है, क्या करना है कि बेटा समझ में आया, डिड यू अंडरस्टैंड। और जब तक सब लोग ऐसा बोलते हैं, कोई भी ऐसा बोला नो सर, तो उनको पूछो क्या समझ में नहीं आया, तो उसको यहाँ पे बुला लो कि यहाँ पे खड़ा रहा, तुम्हारे सामने ही पढ़ाता हूँ पढ़ाती हूँ। ओके, तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। कुछ लोग फिर के लेते हैं ना लास्ट बेंचर्स, नो समझ में नहीं आया तो आगे आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, फिर एक दो बार और एक्टिविटी करो। वो कभी नहीं बोलेगा फिर नो सर या नो मैम। क्या करना है, इतना करना है। इसके अलावा पढ़ाते वक्त और क्या ध्यान में रखना है? हाँ ओके, बैक साइड कभी ऑडियंस को नहीं दिखानी है, लाइफ टाइम याद में रखो, चाहे आप स्पीच देने जा रहे हो। और इसके अलावा और 2 3 बातें हैं। कभी भी बैठे बैठे नहीं पढ़ाना है। कुछ लोग बैठे बैठे पढ़ाते हैं ना, अगर वो रीड करने वाला चैप्टर है ओके तो आप पढ़ाओ, लेकिन जब ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो कभी भी एक जगह पर चेयर पर बैठे बैठे पढ़ाना नहीं है। आप लाइफ में कितने भी आगे बढ़ो, कोई भी प्रोफेशन में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लोगों को कुछ ना कुछ समझा रहे हो, तो कभी भी बैठे बैठे समझाना नहीं है। आप में एनर्जी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? एंथुजियाज्म, उत्साह होना चाहिए जब पढ़ाओ तब। मरे मरे से नहीं पढ़ाना है, समझे? और मरे मरे से पढ़ना भी नहीं है। जब पढ़ाओ तब आपका आवाज बहुत ही हैवी नहीं होना चाहिए कि किसी को कान में चुभे। आपका आवाज कैसा होना चाहिए? थोड़ा स्वीट, थोड़ा मीडियम, बहुत हाई भी नहीं बहुत लो भी नहीं, ऑडियंस को सुनाई देना चाहिए। ओके, इतना ध्यान में रखना है। और पढ़ाते पढ़ाते खड्डूस बन के नहीं पढ़ाना है, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत से स्माइल के साथ पढ़ाना है, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। जब कोई गुस्से में पढ़ाता है अकड़ू होके, तो स्टूडेंट ऐसे टीचर्स को डिसलाइक करते हैं और ऐसे टीचर्स का रिव्यू आगे थोड़ा नेगेटिव जाता है, क्योंकि टीचर्स का भी असेसमेंट होता है, टीचर्स का भी फीडबैक लिया जाता है सब जगह पर। इतना ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जब आप पढ़ाओ तब आपका प्रोनाउंसिएशन, आप जो बोल रहे हो वर्ड, वो कैसे बोल रहे हो, कैसे आपके वर्ड डिलीवर हो रहे हैं, दैट मस्ट बी ऑलवेज क्रिस्टल क्लियर। मतलब कोई भी वर्ड आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। बीच में कुछ लोग पढ़ाते पढ़ाते सॉरी सॉरी बोलते हैं, सॉरी वर्ड कभी जब आप पढ़ाते हो तब नहीं आना चाहिए, चाहे आप गलत पढ़ाओ या सही पढ़ाओ। अगर आपने मिस्टेक कर दिया है उसको इरेज करो और बोलो कि चलो एक बार और देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, वो वर्ड यूज करो। आप सॉरी बोलते हो दैट मीन्स यू आर रॉन्ग। ओके, सो सॉरी नहीं बोलना है, अपोलोजाइज आपको कभी भी यहाँ पे एट दिस लेवल यू शुड नॉट डू दैट। इसके अलावा क्या करना है आप पूछो, कुछ डाउट है तो। ओके, और जनरली प्रॉब्लम कहाँ आता है जब बच्चे पढ़ाते हैं तब? कुछ स्टूडेंट नॉटी होते हैं, हंसते हैं मजाक करते हैं, उनको कभी कभार इंटरेस्ट कम होता है, बातें करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, हंसते हैं, तो नहीं, पनिशमेंट क्लास में नहीं होना चाहिए। ऐसे छात्रों को कृपया करके वहां से खड़े कर दो आप, और आपके पास यहाँ लेफ्ट और राइट में बिठा दो, स्पेस है तो, नहीं स्पेस है तो उनको खड़ा रखो कि ऑल दीज आर अवर ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐसे करके आगे लेके आओ उनको।
तो वो ऐसे ही खड़े खड़े रह जाएंगे, क्योंकि उनको पीछे बैठे बैठे सब तमाशा करना, तमाशा देखना, फिरकी लेना अच्छा लगता है। लेकिन जब उनको आगे इनवाइट करोगे ना आप, तो अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसा कभी किसी को परेशान नहीं करना है, टीचर्स को। और जब टीचर बोलो तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और हो सके तो कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी ही नहीं चाहिए जब आप पढ़ाओ तब। ओके, तो फुल डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाना है। आप जो पढ़ा रहे हो वो कंसेप्ट आपको खुद को पहले क्लियर होना चाहिए। क्या आप जो पढ़ा रहे हो वो सब्जेक्ट, वो कंसेप्ट आपको खुद को क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा रहे हो, तो साल किसके किसके बीच में हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था, क्यों हुआ था, वो सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप मैथ्स का कोई सम करवा रहे हो, तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू बॉटम टू एंड आपको पूरा पता होना चाहिए, प्रोसेस, सिस्टम, एवरीथिंग। आप जब इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आपको कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए, ताकि आपका कभी कोई स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि भाई यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, वहाँ पे ये आना चाहिए। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और बताओ, और कुछ डाउट? ओके, गॉट इट। चलो अभी यहाँ पे ये आप इतना लिख दो। हाँ, तो लिखना तो पड़ेगा ना।